एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। उसका दोस्त बहरा और एक पैर से अशक्त था, बचपन से ही। दोस्त का गांव पंडित के गांव से दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी थे। पंडित अपने उत्साह में रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक और व्यक्ति से मिली और उसने भी पंडित के साथ चलना शुरू कर दिया। पंडित को उस व्यक्ति को देखकर खुशी हुई। उसने सोचा कि यह अच्छी बात है कि साथ चलने से यात्रा आसान हो जाएगी। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुनें। कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। बातचीत शुरू करने के लिए पंडित ने उस व्यक्ति से नाम पूछा तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के बारे में और कुछ नहीं पूछने को समझा। दोनों धीरे धीरे साथ चल रहे थे। फिर रास्ते में एक गांव मिला। जैसे ही उन्होंने गांव के प्रवेश द्वार तक पहुंचा, महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे जाओ, मुझे इस गांव में कुछ संदेश पहुंचाना है। मैं आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है, और उसने आगे चल दिया। कुछ ही समय में उस गांव में खबर फैल गई कि एक भैंस ने अपनी सींग से एक व्यक्ति को मार डाला। जैसे ही भैंस ने उस व्यक्ति को मार डाला, महाकाल थोड़ी देर में पंडित के पास वापस आ गया। फिर दोनों चलना शुरू कर दिया और चलते चलते वे एक और गांव तक पहुंचे। उस गांव के बाहर एक बड़ा मंदिर बना हुआ था और आवाज भी सुंदर लग रहा था। पंडित के दोस्त के गांव भी उससे दूर था और रात ढलने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा, रात होने वाली है और हम पूरे दिन की सारी यात्रा के कारण थक गए हैं, और अगर भूख लग रही है तो यहां खाना खाकर आराम कर लो। फिर सुबह में हम आराम से आगे की यात्रा करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को जरूरी चीजें देनी है। तुम खाना खाकर आराम करो, मैं रात को खाने के बाद आऊंगा। उसने ऐसा कहकर चला गया। लेकिन जैसे ही वह चला गया, गांव में धुंध उठी दिखाई दी और कुछ ही समय में पूरा गांव आग से जल गया। पंडित आश्चर्य में सोचा, जहां भी महाकाल जाता है वहां एक या दूसरी बेफिक्री होती है। इस व्यक्ति में कुछ गड़बड़ है। लेकिन पंडित को सोचते हुए यह सही नहीं लगता कि रात को महाकाल से इस बारे में कुछ पूछे। जैसे ही सवेरा हुआ, दोनों अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से एक गांव रास्ते में आया। महाकाल फिर से पंडित से बोला, तुम आगे बढ़ते रहो, मुझे इस गांव में भी कुछ महत्वपूर्ण काम है। मैं उस काम को पूरा करके तुम्हारे साथ रास्ते में मिलूंगा। इस कहते हुए महाकाल वहां से चला गया। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा और महाकाल को देखते हुए खड़ा हो गया। वह जहां जाता है और क्या करता है, बस थोड़ी देर बाद ही लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और वह मर गया है। तभी महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंचा। लेकिन इस बार पंडित मदद नहीं कर सका और उसने महाकाल से पूछा कि हर गांव में जहां तुम जाते हो कुछ अनुचित होता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह क्यों होता है? महाकाल ने कहा, पंडित जी, तुम्हारी दृष्टि में मुझे बहुत ज्ञानी दिखाई दिया, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ चलना शुरू किया, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति का साथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन तुम अभी भी समझते नहीं हो कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैंने समझ लिया है, लेकिन कुछ संदेह है। अगर तुम अपने सही परिचय दो तो मेरे लिए आसान होगा। तब महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूं और यमराज के आदेश के अनुसार मैं उन लोगों की जिंदगियां ले जाता हूं जिनकी उम्र खत्म हो गई होती है। हालांकि पंडित ने पहले से ही शक किया हुआ था, फिर भी महाकाल के मुंह से यह सुनकर डर गया। लेकिन हिम्मत जुटाकर फिर पूछा, अगर यह सच है और तुम यमदूत हो तो बताओ कि अगला मृत्यु होने वाला कौन है? यमदूत ने कहा, अगली मृत्यु वही है जिससे तुम मिलने जा रहे हो और उसकी मृत्यु का कारण तुम होगे। पंडित ने इसे सुनकर भयभीत हो गया और सोचा कि अगर यह महाकाल वाकई यमदूत है तो उसके शब्द भी सत्य होंगे और उसके कारण मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त मर जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि मैं अपने दोस्त से मिलने न जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल मुस्कुराए और कहते हैं, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अगर तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं जाओगे तो किस्मत नहीं बदलेगी। तुम्हारे दोस्त की मृत्यु निश्चित है और वह कुछ ही पलों में होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर पंडित चकित हो गया, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन के विचारों को पढ़ लिया था, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को यकीन हो गया कि यह महाकाल वास्तव में यमदूत है
जब पंडित को इस बात में पूरी विश्वास हुआ कि महाकाल वास्तव में यमदूत है तो उसे घबराहट हुई। हाँ ठीक है, उसने सोचा, उसे अपने दोस्त की मृत्यु का कारण बनना नहीं था, इसलिए उसने मोड़ लिया और घर की तरफ लौट गया। जैसे ही पंडित ने मोड़ लिया और घर की तरफ लौट गया, उसने देखा कि उसका दोस्त उसकी ओर जल्दी से आ रहा है, जो पंडित को देखकर बहुत खुश दिख रहा था। अपने दोस्त की आगमन की रफ्तार देखकर पंडित को लगा कि उसका दोस्त शायद लंबे समय से उसे फॉलो कर रहा था, लेकिन वह बचपन से बहरा और एक पैर से अशक्त था, इसलिए ना तो उसे बुलाकर पंडित को रोक सका, न ही उस तक पहुंच सका। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक वह धरती पर गिर गया और वह मर गया। पंडित आशंकित होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि यह पूछ रहा हो कि क्या हुआ। महाकाल ने समझ लिया कि पंडित के मन में उठ रहे सवालों को और नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, तुम्हारे दोस्त ने पिछले गांव में तुम्हें देखा और वह वहां से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन बचपन से बहरा और अशक्त होने के कारण उसे तुम तक पहुंचने में समर्थ नहीं हुआ। वह तुम्हें मिलने के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रयास कर रहा था, लेकिन बुढ़ापे में वही ताकत नहीं होती है जो बचपन में थी। इसलिए तुम्हारे दोस्त ने दिल का दौरा पड़ा है, क्योंकि वह तुम्हारे पीछा कर रहा था, अपनी सीमाओं को तोड़कर तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए तुम्हें तुम्हारे दोस्त की मृत्यु का कारण माना जाएगा। अब पंडित पूरी तरह से यकीन कर चुका था कि महाकाल वास्तव में यमदूत है और इसका काम है जीवित प्राणियों से जीवन लेना। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्हें भी झांक था कि मृत्यु पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता, हर किसी को एक दिन मरना होता है। उसको ऐसा सोचकर उसने अपनी हिम्मत जुटाई, लेकिन अचानक पंडित को अपने मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने महाकाल से पूछा, मेरे दोस्त को मरने के करीब था तो तुम शुरुआत से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने इस सवाल को सुनकर खूब हंसी में भर दी और कहा, मैं सबके साथ हर पल चलता हूं, लेकिन लोग पहचानते नहीं हैं, क्योंकि लोगों को अपनी समस्या के सिवाय किसी व्यक्ति, चीज या घटना पर विचार करने या देखने का समय नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कब, कहां और कैसे मरूंगा? महाकाल ने कहा, यह तो किसी भी साधारण प्राणी के लिए अच्छा नहीं होता कि उसे अपने मृत्यु के बारे में जानने की कोई इच्छा हो, क्योंकि जैसे ही किसी जीवंत प्राणी को उसकी मृत्यु के बारे में पता चलता है, उसे दुख होता है। लेकिन तुम्हें तो बुद्धिमान व्यक्ति लगते हो, और जैसे कि तुमने अपने दोस्त की मृत्यु को सहन किया है, देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी उदास नहीं होगे। इसलिए सटीक 6 महीने बाद और आज के दिन तुम किसी दूसरे राज्य में फांसी लगकर मरोगे। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इसके बाद महाकाल ने वहां से जाना, क्योंकि अब महाकाल को पंडित के साथ आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने दोस्त का शव संस्कार किया और जितना संभव हो सके अपने रिचुअल किए और अपने गांव वापस चले आए। लेकिन चाहे व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न रहे, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी होता है और उसे मृत्यु से बचने का कोई रास्ता ढूंढता है। इसलिए पंडित भी वैसा ही करते हैं, क्योंकि पंडित विद्वान थे, इसलिए उनकी पहचान वहां के राजा तक पहुंची हुई थी। पंडित सोचा कि राजा के पास कई बुद्धिमान मंत्रियां हैं, वे मेरी मृत्यु संबंधी समस्या का कुछ समाधान निकालेंगे। इस सोच में पंडित राज दरबार पहुंचता है और राजा को पूरी घटना का विवरण सुनाता है। राजा ने अपने मंत्रियों को पूरी समस्या का बयान किया और उनकी सलाह मांगी। अंत में सभी मंत्रियों ने मिलकर यह कहा कि अगर पंडित का कथन सत्य है तो उसकी भी मृत्यु 6 महीने के बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तभी होगी जब वह किसी दूसरे राज्य जाएगा। अगर वह किसी दूसरे राज्य नहीं जाता तो मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की सलाह राजा के लिए भी सही थी। इसके बाद पंडित के रहने के सभी व्यवस्थाएं राजमहल में हो गईं, लेकिन राजा के आदेश के बिना कोई भी पंडित से मिलने नहीं जा सकता था। लेकिन पंडित किसी भी स्थान पर जा सकता था ताकि पंडित को ऐसा न लगे कि वह राजा की कैद में है। लेकिन डर के कारण पंडित खुद कहीं भी नहीं जा रहा था। धीरे धीरे महीने बीतते गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा, और आखिरकार वह दिन आया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। इसलिए उस दिन से पहले की रात पंडित ने डर के कारण जल्दी सोने की कोशिश की, ताकि रात जल्दी से बीत जाए और अगले दिन आ जाए, ताकि मृत्यु से बचा जा सके। लेकिन पंडित को सोने की समस्या थी और उसे खुद अपने रोग के बारे में पता नहीं था। फिर राजा, मंत्री या किसी भी कानूनी व्यक्ति को बताने की तो बात ही नहीं थी।
पंडित अपनी मृत्यु के बारे में बहुत परेशान थे, इसलिए उन्हें पिछले कुछ दिनों से ठीक से नींद नहीं आ रही थी। और सोने की वक्र रोग एक ऐसी बीमारी है जो जब किसी व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती है तो होती है। इसलिए उसी रात पंडित को नींद में सोने का एक वक्र रोग आया। उसने उठकर राजमहल छोड़ दिया और अस्त व्यवस्था से गौशाला की ओर चला गया। क्योंकि पंडित राजा के विशेष अतिथि थे, इसलिए कोई गार्ड उसे रोकने नहीं आया और न ही कोई पूछताछ की। गौशाला पहुंचकर उसने सबसे तेज घोड़े के पीछे सवारी की। वह अपनी नींद में एक दूसरे राज्य की सीमा को पार कर गया। न केवल वहां के राजमहल तक पहुंचा, बल्कि उसने एक दूसरे राज्य के राजा के महल तक भी पहुंच गया। उस राजमहल के गार्ड भी उसे रोकने नहीं आए और न ही कोई सवाल किया। सभी लोग सोने की हालत में थे क्योंकि यह रात की आखिरी चौकी थी। पंडित सीधे राजा के बेडरूम तक गया जहां राजा और रानी सो रहे थे। पंडित भी वहां गया और वहीं सो गया। सुबह होने पर राजा ने पंडित को रानी के साथ सोते हुए देखा तो उसका बहुत गुस्सा हुआ और राजा ने पंडित को जेल में बंद करने का आदेश दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कुछ, वह कैसे दूसरे राज्य में और राजा के बेडरूम में कैसे पहुंच गए। लेकिन किसी को सब इसे सुनने के लिए मौजूद नहीं था। राजा ने पंडित को अदालत में पेश करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद पंडित को अदालत में लाया गया। राजा ने पंडित को देखकर इतना क्रोधित हुआ कि उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। मृत्यु की सजा सुनकर पंडित कांप गए, लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने राजा से कहा, आपकी महानुभाव, मुझे नहीं पता कि मैं महल तक कैसे पहुंचा हूं। मुझे तो भी नहीं पता कि मैं आपके बेडरूम तक कैसे पहुंचा और आपके महल के किसी भी गार्ड या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मुझे पूर्ण यकीन है कि आज मुझे मरना था और वही होने वाला है। राजा को यह थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। राजा के इस सवाल का जवाब देते हुए पंडित ने राजा को पिछले 6 महीनों की पूरी कहानी सुनाई और कहा, आपकी महानुभाव, मेरे बारे में ही नहीं, लेकिन किसी आम व्यक्ति को भी यह हिम्मत नहीं होगी कि राजा के सामने रानी के साथ उसके बेडरूम में सो जाए। राजा को पंडित के शब्दों में कुछ तार्क दिखा, लेकिन उन्होंने सोचा कि पंडित महाकाल और अपनी मृत्यु की कहानी को मृत्यु से बचने के लिए बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, अगर तुम्हारे शब्द सच हैं और आज ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, जैसा कि यमदूत महाकाल ने तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के लिए बताया है, तो आज मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे शब्द झूठे साबित होते हैं तो निश्चित रूप से आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। क्योंकि पंडित के आए हुए राज्य का राजा इस राजा का दोस्त था, इसलिए राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेज दिया और पंडित के शब्दों की सच्चाई के प्रमाण की मांग की। शाम तक सैनिकों ने वापसी कर दी और उन्होंने राजा को बताया कि राजा, जो कुछ पंडित कह रहे हैं वह सभी सच है। पिछले 6 महीनों से पड़ोसी राजा ने पंडित के रुकने के इंतजाम किए थे। पंडित राजा के विशेष अतिथि थे। पिछले शाम राजा ने पंडित से अपने कमरे में आखिरी बार मिला और उसके बाद किसी को नहीं पता कि वह राज्य तक कैसे पहुंचा। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को मृत्यु दंड देना सही नहीं होगा। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी। उन्होंने बिना पूरी बात को जाने पंडित को मृत्यु दंड सुनाया था। इसलिए अगर पंडित को सजा नहीं मिलती है तो राजा के शब्द का अपमान होगा, लेकिन अगर राजा के शब्द का सम्मान किया जाए तो बिना किसी कारण के एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाया, आपकी महानुभाव, पंडित को रॉ कॉटन की धागे से फांसी देनी चाहिए। इससे आपके वचन की मूल्य भी बनी रहेगी और पंडित को रॉ कॉटन की धागे से फांसी नहीं मिलेगी और उसकी जान बचेगी। राजा को अपने मंत्रियों के सुझाव पसंद आया और उन्होंने ऐसा करने का आदेश दिया। पंडित के लिए रॉ कॉटन के धागे से फांसी का फंदा तैयार किया गया। रूल के अनुसार पंडित की फांसी का आरंभ हो गया। सभी खुश थे कि न तो पंडित की मौत होगी और न ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूरा विश्वास था कि वह रॉ कॉटन की धागे से मर नहीं सकता, इसलिए उन्होंने भी खुशी से तैयार होकर फांसी को स्वीकार किया। जैसा महाकाल ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित की फांसी चढ़ी, धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। रॉ कॉटन की धागे की मार से पंडित के गले की एक नस काट गई और पंडित दर्दनाक हालत में जमीन पर लेट गए। हर धड़कन के साथ उसका गला खून से भर रहा था और बिल्कुल तुरंत पंडित का शरीर पूरी तरह शांत हो गया। सभी चौंक गए और पंडित की मौत को देखा।
कोई भी यकीन नहीं कर सका कि रॉ कॉटन की धागा भी किसी को मार सकती है। लेकिन घटना हो चुकी थी, किस्मत ने अपना काम किया था और महाकाल की भविष्यवाणी सच हो गई थी। आप लोगों ने सुना होगा, जो होना है वह होना ही है। चाहे हम कितनी भी सतर्कता रखें, चाहे हमने कितने भी उपाय किए हों, घटनाओं और कर्मों का पूरा प्रणाली पहले से निश्चित है और हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। शायद इसीलिए भगवान ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। और वही पंडित पर भी लागू होता है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में पूछा ना होता तो 6 महीने राजा के महल में कैद होने के बाद उसने डर से रहने की बजाय बेहतर जीवन जी सकता था। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।